प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस विस्तार एजुकेशन क्लास में मैं आपको क्लास 10th अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अम्ल। अम्ल जैसा कि ऊपर मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, अम्ल की अगर परिभाषा बताई जाए तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। एक सामान्य परिभाषा है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि नींबू है, आंवला है, संतरा है, सिरका है, ये सभी का स्वाद खट्टा होता है और ये सभी में अम्ल होते हैं। जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल है, संतरे में भी सिट्रिक अम्ल है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो और ये अम्ल कमज़ोर यानी वीक होते हैं और खाने वाले भी होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक अम्ल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी अम्लों में कार्बन मौजूद होता है। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं, उनको हम खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ये सभी अम्ल इनऑर्गेनिक अम्ल भी कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता है। तो जिस अम्ल में कार्बन है वो ऑर्गेनिक अम्ल, जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक अम्ल है। इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। जो इनऑर्गेनिक अम्ल होते हैं वे बहुत मजबूत होते हैं यानी स्ट्रांग अम्ल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं वे कमज़ोर यानी वीक होते हैं। अब अम्ल की परिभाषा यदि बताई जाए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अम्ल के बारे में एक परिभाषा दिया, अम्ल वे होते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो HCl जब जल में घोला जाएगा तो ये H+ आयन देगा, Cl का माइनस आयन देगा और H2O रहेगा ही रहेगा। एक बात इसमें जानना ज़रूरी है, जो H+ आयन होता है ये जल से मिलकर तुरंत H3O+ बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु छोटा होता है, तो इसमें जो आवेश का घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए ये जल से योजित होकर के तुरंत H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये H3O+ अगर मौजूद है तो आप समझेंगे कि ये वो अम्लीय है, अम्ल है उसमें। H2SO4 की बात किया जाए तो H2SO4 को भी अगर आप जलयोजित करेंगे तो यहाँ भी आपको H+ आयन मिलेगा और सल्फेट का आयन मिलेगा। क्योंकि H2 है तो यहाँ पे 2H+ मिलेगा और SO4 का डबल माइनस, ये भी इस जल से मिल करके H3O+ बनाएगा। तो हाइड्रोजन आयन जनरली नहीं लिखा जाता है, हाइड्रोनियम आयन ही लिखा जाता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर H3O+ आयन देते हैं या H+ आयन देते हैं, इसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल के प्रकार, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग अम्ल अभी मैंने आपको बताया। अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार स्ट्रांग अम्ल क्या होंगे? स्ट्रांग अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं यानी आयनित हो जाते हैं। यानी जल में जब उनका पूर्णतया आयनन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रांग एसिड। इसे देखिए, HCl, HNO3, H2SO4 ये सभी स्ट्रांग अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, और इन्हें जल से मिलाने पर इनका सामान्यतया वियोजन पूर्णतया होता है, यानी H+ और Cl- में ये लगभग पूरी तरह से टूटते हैं। इसी को हम कहते हैं आयनन होना।
यदि अम्ल का अपने आयनों में टूटना ही आयनन कहलाता है तो ये आयनन हो रहा है। यहाँ पे HNO3 को अगर आप जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूटेगा H+ और NO3 का माइनस, H2SO4 2H+ और SO4 का डबल माइनस। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दोनों आयन बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब जो भी अम्ल मौजूद हैं वो जल में घोलने पर अपने आयनों में क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं आयनित होना या जल में आयनन का होना। और ये आयनन अधिक से अधिक होता है, इसलिए हम इन्हें स्ट्रांग अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं पे यदि वीक अम्ल की बात किया जाए तो वीक अम्ल में जैसे HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, अब इसे जल में जब घोलेंगे आप तो H2O, तो ये H+ और Cn- तो बनेगा, लेकिन ये पूर्णतया वियोजित नहीं होता है, ये आंशिक वियोजन होता है, यानी इसका कम वियोजन होता है। तो जहाँ पे ये 90% तक ब्रेक होते हैं वहीं पे ये 30-40% तक ही ब्रेक होते हैं। इसका मतलब है कि इनका आयनन कम होता है, जिसकी वजह से इन्हें वीक एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। एस्टिक अम्ल है CH3COOH, CH3CO का माइनस बनाएगा, H का प्लस बनाएगा, वो भी वीक अम्ल के कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अम्लों के प्रकार में स्ट्रांग और वीक अम्लों की परिभाषा बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अम्ल की भाष्मिकता क्या होती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। अम्ल की भाष्मिकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की भाष्मिकता क्या होती है। किसी भी अम्ल में जितने प्रतिस्थापित H+ आयन होते हैं वही उसका भाष्मिकता कहलाता है। जैसे HCl में आप देखिए तो HCl को यदि ब्रेक करेंगे तो 1 H+ और 1 Cl- निकल रहा है। इसमें H+ आयनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो H+ आयनों की संख्या 1 होने के कारण आप इसकी भाष्मिकता कितनी बोलेंगे, 1 बोलेंगे, क्योंकि यह एक ही H+ आयन निकाल रहा है। अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 कितना निकालता है, 2H+ और SO4 का डबल माइनस। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कितना प्रतिस्थापित हो रहा है, 2, यानी प्रतिस्थापित होने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या इसमें 2 है, इसलिए इस अम्ल की भाष्मिकता 2 होगी। फास्फोरिक अम्ल जिसका सूत्र है H3PO4, इसमें कुल कितने हाइड्रोजन आयन हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन आयन क्या हो सकते हैं, प्रतिस्थापित हो सकते हैं दूसरे आयनों से, इसलिए यहाँ पर इसकी भाष्मिकता 3 है। तो भाष्मिकता किसी भी अम्ल की वह हाइड्रोजन आयनों की संख्या होती है जो दूसरे आयनों से प्रतिस्थापित हो सकती है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। इसके बाद है अम्लों के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल संक्षारण करते हैं। संक्षारण का मतलब जैसे ये त्वचा पे पड़ें, पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ें या कागज़ पर पड़े, वस्त्र पर पड़े, तो ये इन सभी को नष्ट करते हैं, इसी को हम संक्षारण क्रिया कहते हैं। तो अम्ल इन सभी चीज़ों को नष्ट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं अम्ल संक्षारण करते हैं। भौतिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आइए, रासायनिक गुण में धातुओं के साथ क्रिया, सबसे पहले धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इन सभी धातुओं के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं। जैसे कैल्शियम है
इसके साथ यदि HCl अभिक्रिया करेगा तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ आप जो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है ये अपने वैलेंसीज के अनुसार बन रहा है। मैं आपको क्लास 10th के पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो उत्पाद बनते हैं वो क्यों और कैसे बनते हैं। उसमें जो भी उत्पाद बनता है उसमें वैलेंसीज के अकॉर्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स जुड़ते हैं। तो CaCl2 के कारण यहाँ पे आपको 2 लगाना होगा, तभी 2 क्लोरीन होगा और यहाँ पे H2 है, रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है धातुओं की किसके साथ? अम्ल के साथ। ये धातु है कैल्शियम धातु है और ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया हुई, ये लवण बना है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अगर मैग्नीशियम के साथ कराएं HCl का तो 2HCl MgCl2 प्लस H2, यहाँ भी 2 लगाएंगे। इस प्रकार से ये धातुओं के साथ अभिक्रिया दिखा सकते हैं। जिंक की क्रिया दिखाइए, जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक की क्रिया होगी तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। आयरन की क्रिया दिखाइए, आयरन प्लस HCl दिखाइए तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो ये सभी अभिक्रियाएं हो रही हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रही हैं। तो ये अभिक्रिया आप लिख लेंगे। दूसरा है धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ अम्ल की अभिक्रिया जैसे कि HCl से करा दीजिए तो धातु कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये अम्ल है और ये क्या है? धातु कार्बोनेट। लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके साथ अभिक्रिया होगी तो ये देखिए, इसको आप ब्रेक करिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करिए 2 भागों में तो ये कैल्शियम डबल प्लस बनता है और CO3 का डबल माइनस होता है। आयनों के बारे में जानते रहिए, किन किन आयनों से कोई भी यौगिक बनता है। और यहाँ HCl को आप देखिए 2 भाग में तो H प्लस है और Cl का माइनस है। इसका जो कैल्शियम है इसके Cl माइनस से क्या करेगा? संयुक्त हो जाएगा। तो CaCl और CaCl अकेले नहीं, CaCl2 बनेगा, CaCl2 प्लस। और याद रखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो लवण तो बनता ही है, साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। ये किसी भी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे अम्ल की तो उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में आप देखें तो यहाँ CO2 और H2O यहाँ लिखेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस करिए। H2O है उधर तो यहाँ आपको 2 लिखना चाहिए और 2 Cl भी हो गया, 2 Cl बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो ये आपको ध्यान देना है। अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का देख लीजिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 का ट्वाइस प्लस HCl, तो यहाँ भी बनेगा CaCl2 H2O और CO2। अब यहाँ पे आप देखें बैलेंस है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 3 जा 6 है, यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, 2। और कार्बन कितना है वहाँ पे? कार्बन 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा आपको कार्बन भी। रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो आप देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये सभी अभिक्रियाएं हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ। धातु
ऑक्साइड की क्रिया अम्लों के साथ होगी तो क्या बनेगा, जरा इसे भी देखा जाए। धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ, धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ। धातु ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये धातु ऑक्साइड है, MgO CaO। अम्ल के साथ क्रिया कराइए HCl तो बनेगा MgCl2 प्लस H2O। यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। यहाँ भी आप H2SO4 के साथ करा दीजिए तो ये Ca के साथ कौन जाएगा, SO4 जाएगा, क्योंकि इसका दोनों पार्ट देखिए, Ca पे डबल प्लस, O पर डबल माइनस, H2 यानी 2H प्लस है और SO4 का डबल माइनस है। यानी जो भी यौगिक हैं, मालिक्यूल हैं, उनको आप जब ब्रेक करते हैं अपने आयनों में तो यहाँ से रिएक्शन कराना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ से समझ में आता है कि एक का पॉजिटिव दूसरे यौगिक के निगेटिव से ज़रूर मिलेगा। तो देखिए कैल्शियम का प्लस है, ये SO4 के निगेटिव से मिलेगा, तो लवण बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। और यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ H2O। तो ये अभिक्रिया जो हो रही है वो धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराने पर लवण बन रहा है और जल बन रहा है। तो ये अभिक्रियाएं थीं जो कि इसका रासायनिक गुण है। उपयोग की बात की जाए तो अम्लों का बहुत उपयोग है। आजकल आप सभी लोग इन्वर्टर बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल तमाम ऐसे इंडस्ट्रीज़ में होता है। नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल उर्वरक बनाने में है, औषधियों को बनाने में है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में है। नाइट्रिक अम्ल को शोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि शोरे का सूत्र होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को शोरा कहते हैं, इसीलिए इससे HNO3 बनाया जाता है, इसीलिए इसे शोरे का अम्ल भी कहते हैं, शोरे का अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल भी तमाम उद्योगों में होता है, चमड़ा उद्योग है, कागज़ उद्योग है, लुगदी उद्योग है, तो इन सभी उद्योगों में अम्ल का अधिक से अधिक उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल सोने और चांदी के शोधन में भी होता है। तो जहाँ शोधन किया जाता है, क्योंकि सोना और चांदी भूमि से यानी ज़मीन से निकाला जाता है, मिनरल्स के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उनकी सफाई में इस नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल भी होता है। तो ये सभी उपयोग हैं इसके अम्लों के। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्षार। क्षारक देखिए, क्षारक के बारे में आप देखेंगे। क्षारक, सबसे पहले तो क्षारक और क्षार में ज़रा अंतर जान लें। क्षारक को बेस कहते हैं, क्षार को अल्कली कहते हैं। तो क्षारक बेस हैं। बेस वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं, क्या होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक अगर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार देखा जाए, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो क्षार जो होते हैं, जो वाटर साल्युबल बेसेज हैं, ऐसे बेसेज, ऐसे क्षारक जो जल में घुल सकते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो वाटर साल्युबल बेसेज आर कॉल्ड अल्कलीज। तो आप एक बात यहाँ कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक तो होते हैं, सभी क्षार क्षारक तो होते हैं, मगर सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी क्षारक पानी में घुलनशील नहीं हो सकते। तो यहाँ ये बात स्पष्ट होनी चाहिए आपको। अब आप देखें, क्षारक
भी दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल और प्रबल। दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक। दुर्बल क्षारक में जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH का होल थ्राइस है, ये सभी बेरियम हाइड्रोक्साइड है, BaOH का ट्वाइस। तो ये सभी दुर्बल क्षारक होते हैं। प्रबल क्षारक में जैसे पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सभी प्रबल क्षारक होते हैं। तो प्रबल क्षारक फिर वही परिभाषा अम्ल की तरह, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये अधिक से अधिक आयनित होते हैं और ये जल में घोलने पर कम आयनित होते हैं। तो प्रबल क्षारक वे क्षारक जो जल में घोलने पर अधिक आयनित होते हैं। दुर्बल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो जल में घोलने पर कम आयनित होते हैं। तो OH माइनस की संख्या यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर OH माइनस की संख्या अधिक होगी जल में घोलने पर। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है तनुता। तनुता क्या होती है? डाइल्यूशन। जैसे ये प्रबल क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपने लिया और मान लीजिए 5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपने 100 ml पानी में घोल दिया। तो 100 ml पानी में जब आप घोलेंगे 5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो उस 100 ml पानी में OH माइनस आयनों की संख्या होगी। तो प्रति इकाई आयतन में जो OH माइनस आयनों की संख्या है वो मान लीजिए 1 लाख है। आप जब उसी में 100 ml में आप 100 ml पानी और मिला दीजिए तो पानी 200 ml हो गया। तो प्रति इकाई आयतन में जो OH माइनस आयनों की संख्या पहले 1 लाख थी, अब वो प्रति इकाई आयतन में OH माइनस आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? और कम हो जाएगी। यानी कि जब प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम होने लगे तो उसे हम तनुता कहते हैं। यानी कि किसी भी अम्ल में या क्षार में जब ज़्यादा डाइल्यूशन, जब ज़्यादा पानी मिलाया जाता है तो उसी को हम तनुकरण कहते हैं या तनुता कहते हैं, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में, प्रति वॉल्यूम में आयनों की संख्या घटती जाती है। तो यहाँ ये पॉइंट था तनुता का। अब बात करते हैं क्षारक की अम्लता। क्षारक जैसे KOH है, तो KOH को जल में डालने पर ये K+ और OH माइनस बनाता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक K+ आयन और एक OH माइनस आयन है। तो अम्लता, क्षारक की अम्लता क्या होगी? क्षारक को जल में डालने पर जितने OH माइनस आयन निकलते हैं वही उसकी अम्लता होती है। तो इसकी अम्लता कितनी होगी? इसकी अम्लता तो 1 है। यहीं पे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखें CaOH का ट्वाइस, तो यहाँ पर Ca पर डबल प्लस और 2OH का माइनस बनेगा। तो यहाँ पर इसकी अम्लता कितनी होगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु को जल में घोलने पर ये यहाँ पर 2 आयन OH माइनस आयन के प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इसकी अम्लता, इस क्षार की अम्लता कितनी होगी? 2 होगी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, AlOH का होल थ्राइस है, तो इसकी अम्लता कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे। तो इस प्रकार क्षारक की अम्लता दिखाई जाती है, बताई जाती है। इसके बाद भौतिक गुण। क्षारक के भौतिक गुण, जिस तरह से अम्ल संक्षारक होते हैं उसी तरह से क्षार भी संक्षारक होते हैं। साबुन आप डेली लगाते हैं तो साबुन चिकना होता है, क्षारक को भी छूने पर उसी तरह से चिकना होता है क्षारक भी। तो क्षारक के अंदर भी संक्षारण का गुण होता है, क्योंकि अधिक साबुन यदि आप त्वचा पर लगाएंगे तो त्वचा को नष्ट करता है। दूसरा है क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। लाल लिटमस को क्षारक क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये सभी क्षारक के अपने गुण होते हैं। भौतिक गुण में ये सभी आपने देखा। रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में रासायनिक
गुड। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। तो रासायनिक गुण में आइए, आप अभिक्रिया करा दीजिए एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम प्लस NaOH। एल्युमिनियम धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्षार है। अब इस क्षारक की अभिक्रिया इस एल्युमिनियम धातु से जब होती है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। जिंक से अभिक्रिया कराएंगे, जिंक प्लस NaOH, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये सब नाम है। आपने देखा कि यहाँ धातुएं जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये अभिक्रिया थी। क्षारक अम्ल से क्रिया कर सकते हैं। और आपको एक बात जाननी होगी, जितने भी धातु हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जब हम ऑर्थोसाइडी चैप्टर का अध्ययन कराएंगे आपको, तो उसमें आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक अम्ल होते हैं, कौन क्षार अधातु होते हैं, कौन धातु होते हैं, तो उसके आधार पर आप और बेहतर समझेंगे। फिलहाल जैसे अधातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन क्या है, अधातु है, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यदि किसी क्षार की अभिक्रिया कराई जाए तो मान लीजिए CO2 है, आप क्षार ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3, Na2 एंड हाइड्रोजन गैस। तो CO2 प्लस NaOH, Na2CO3, ये इसको फिर से देखिए एक बार। CO2 की क्रिया CaOH ट्वाइस के साथ होगी तो CaCO3 प्लस H2O। तो यहाँ ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का ट्वाइस, तो ये आपका क्षारक हो गया। और ये अधातु ऑक्साइड है यानी ये अम्लीय प्रवृत्ति का हो गया, तो अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी लवण बनाया और जल बनाया। तो ये एक रासायनिक गुण है क्षारक का। दुर्बल क्षारक, एक क्षारक ऐसा होता है MgOH का ट्वाइस, जिसको गर्म करने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस इज इक्वल टू MgO प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर बनता है, तो ये एक क्षारक है जिसको गर्म करने पर उसके ऑक्साइड और वाटर उत्पन्न होता है। MgOH ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं और इसका उपयोग आप MgOH का ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका यूज जो है एसिडिटी को कम करने में किया जाता है, दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी जैसे जब अपच हो जाता है तो भोजन पचता नहीं है तो पेट के अंदर से HCl ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, इससे पेट में दर्द वगैरह होता है, तो जिसके कारण हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं दवा के रूप में। तो ये क्षार है, उस अम्ल को क्या करता है, रिएक्शन करके उसको कम कर देता है, उसकी अभिक्रिया को उससे अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एसिडिटी कम करने के लिए दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ है उदासीनीकरण ऊष्मा।
उदासीनीकरण ऊष्मा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण व जल बनता है और कंप्लीटली अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे NaOH की क्रिया, NaOH क्षार है, HCl अम्ल है, इसकी क्रिया होगी तो NaCl + H2O बनेगा। तो ये प्रबल क्षार और ये प्रबल अम्ल, NaOH प्रबल क्षार, HCl प्रबल अम्ल। अब क्रिया करेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड क्या होगा, लवण बनेगा और ये जल बनता है। इसको हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो जब प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से होती है तो रिएक्शन कंप्लीट होता है, लवण और जल बनता है, इसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सूचक के बारे में पढ़ेंगे। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति बताते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग विस्तार एजुकेशन में अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।